हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तरंगाग्र क्या होता है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो तरंगाग्र होता है वो क्या होता है, तथा जो हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है उससे हमें तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करनी है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रकाश स्रोत हम ले लेते हैं। यहाँ पर एस एस हमारे पास क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर प्रकाश स्रोत है। ये प्रकाश स्रोत जो है बच्चों, इससे हमारे पास क्या होगा? प्रकाश किरणें निकलेगी। तो यहाँ पर हम प्रकाश किरणें निकाल देते हैं कुछ इस तरह से। तो इस प्रकाश स्रोत से बच्चों एक प्रकाश किरण निकली, ये हमारे पास दूसरी प्रकाश किरण हुई, ये तीसरी प्रकाश किरण हुई। तो बच्चों, अब ये प्रकाश किरणें निकली तो तरंगाग्र में क्या होता है बच्चों? जो प्रकाश किरणें होती है या जो तरंग संचरण की दिशा होती है वो तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो यहाँ पर बच्चों एक तरह से यहाँ पर ये तरंगाग्र का निर्माण हमने कर दिया। और ये तरंगाग्र हमारे पास क्या है? ए बी है। तो बच्चों, जो ये ए बी तरंगाग्र है और ये हमारे पास क्या है? प्रकाश किरणें हैं। तो ये प्रकाश किरणें जो है या तरंग संचरण की जो दिशा है ये हमारे पास क्या है बच्चों? तरंगाग्र के लंबवत होती है। इस प्रकार हमारे पास एक तरंगाग्र का निर्माण होता है। तो ये तो हमारे पास बच्चों इसकी एक मुख्य उदाहरण हुई। अब दूसरी उदाहरण में बच्चों हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमें अपवर्तन के बारे में व्याख्या करनी है। तो इसकी मुख्य उदाहरण में हम देखते हैं कि बच्चों हमारे पास जो है इस चित्र में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर P और P डैश, अर्थात बच्चों P और P डैश क्या है? ये P और ये P डैश हमारे पास बच्चों एक माध्यम अंतरा पृष्ठ है, जिसके ऊपर हमारे पास माध्यम एक है तथा जिसके नीचे हमारे पास बच्चों क्या है? माध्यम दो है। हम ये मानते हैं कि बच्चों जो माध्यम एक है उसमें हमारे पास चाल कितनी है? V1 है, और माध्यम दो में चाल हमारे पास कितनी है बच्चों? V2 है। तो हमने मान लिया कि V1 तथा V2 क्रमशः माध्यम एक तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल को निरूपित करते हैं तथा V2 जो है वो V1 से छोटा है। ये हम यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक समतल तरंगाग्र जो है वो हम यहाँ पर आपतित करते हैं। ये हमारे पास बच्चों हो गया आपतित तरंगाग्र। और आपतित तरंगाग्र कौन सा है बच्चों? समतल तरंगाग्र है। तो समतल तरंगाग्र जो है बच्चों ए और बी हम यहाँ पर आपतित कर देते हैं। तो ए भी हमारे पास यहाँ पर समतल तरंगाग्र हुआ जिसको हमने इस पर आपतित किया, तथा ये ए बी तरंगाग्र जो है ये ए डेश तथा ए दिशा में संचरित है। ये हमारे पास बच्चों ए डेश और ए दिशा में क्या होता है? ये संचरित होता है तथा कितना आपतित कोण बनाता है? ये आपतित कोण आई यहाँ पर बनाता है। तो हमारे पास बच्चों क्या क्या हुआ कि दो माध्यम थे। एक माध्यम में हमारे पास चाल V1 तथा दूसरे माध्यम में चाल V2 थी, तथा आपतित तरंगाग्र हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों। जो आपतित तरंगाग्र है ये आपतित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र बच्चों, ये समतल आपतित तरंगाग्र है। ये समतल तरंगाग्र क्या करता है बच्चों? हमारे पास समतल तरंगाग्र ए बी, ए डेश और ए दिशा जो है इसमें संचरित है। ए डेश तथा ए दिशा है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है? ये संचरित हो रहा है तथा आपतित कोण कितना बना रहा है बच्चों? ये संचरित है तथा आपतित कोणीय हमारे पास क्या कर रहा है? यहाँ पर आई बना रहा है। अब हम क्या करते हैं बच्चों? हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये बी और सी दूरी है। तो बीसी दूरी चलने के लिए तरंगाग्र द्वारा लिया गया समय तो है। हम मानते हैं कि माना बीसी दूरी तय करने में, बी और सी दूरी तय कर रहा है, तो बी सी दूरी तय करने में जो तरंगाग्र है उसके द्वारा लिया गया समय, तरंगाग्र के द्वारा लिया समय, द्वारा लिया समय हमारे पास क्या है बच्चों? टो है। तो लिया गया समय क्या है? टो। हमने मान लिया है कि लिया गया समय हमारे पास क्या हो गया बच्चों? टो हो गया। तो उस स्थिति में हमारे पास क्या होगा बच्चों? समय इसने क्या लिया? टो लिया। तो हमारे पास बच्चों बीसी का मान किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से बीसी का मान हमारे पास बराबर हो जाएगा बच्चों V1 टो के बराबर। क्योंकि देखो बीसी बराबर कितना है? V1 टो, क्योंकि पहले माध्यम में चाल कितनी हमारे पास? V1 है, तो ये हमारे पास V1 गुणा टो के बराबर हो जाएगा। तो ये V1 और टो के बराबर हो जाता है। तो ये बच्चों हमारे पास आपतित तरंगाग्र था और बीसी का मान हमारे पास V1 टो के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों? ये अपवर्तित तरंगाग्र जो ईसी है जो चित्र में दर्शाया है, हमें इसकी आकृति ज्ञात करनी है। तो इसकी आकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? जो बिंदु ए है, इस बिंदु ए से जो दूसरा माध्यम है इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? एक गोला खींच देते हैं। और हम मान लेते हैं कि बिंदु जो सी है, हम क्या मानते हैं बच्चों की जो सी बिंदु है, इस सी बिंदु सी से गोले पर खींचे गए स्पर्श तल को निरूपित करता है। यहाँ पर बच्चों हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? इस अपवर्तित तरंगाग्र जो है इसकी आकृति ज्ञात करना चाहते हैं। और इसकी आकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों? बिंदु ए से V2 टो त्रिज्या, ये हमने जो लिखा है V2 टो त्रिज्या का एक गोला खींच देते हैं। तो उस समय इसकी आकृति ज्ञात हो जाएगी। तो उस स्थिति में हमारे पास अपवर्तित तरंगाग्र की आकृति ज्ञात करने की स्थिति में, अपवर्तित तरंगाग्र की स्थिति में बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा कि स्थिति में, इस स्थिति में हमारे पास जो ये ए ई है, ए और ई, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? V2 टो के बराबर हो जाएगा। V2 हमारे पास दूसरे माध्यम में चाल है और टो हमारे पास लिया गया समय। इस प्रकार हमारे पास ये हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज है ए
बी और सी और दूसरा त्रिभुज है बच्चों ए ई सी, इन पर हम विचार करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए ई सी से कौन कौन से त्रिभुज ले लिए, ए बी सी तथा त्रिभुज ए ई सी ले लेते हैं। और यहाँ से बच्चों हम साइन आई का मान निकालते हैं। तो साइन आई का मान हमारे पास कितना होता है, बताए साइन क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। तो उसका मान हमारे पास हो जाएगा बीसी बटे एसी के बराबर। बच्चों बीसी का मान हमने लिखा V1, तो बटे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर AC आ जाएगा। इसी प्रकार इससे बच्चों हम साइन आर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और साइन आर का मान हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, AE बटे AC के बराबर आ जाएगा। तो AE बटे AC के बराबर होगा और ये किसके बराबर होगा, V2 तो बटे ये भी AC के बराबर होगा। जहां पर I और R क्या है बच्चों हमारे पास, I तो हमारे पास आपतन कोण है और R जो है बच्चों ये हमारे पास कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण है। यही इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि प्रश्न में हमसे कहा गया है कि हमें एक तो अपवर्तन की व्याख्या करनी है और तरंगाग्र की परिभाषा देनी है। तो बच्चों तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र जो है, तरंगाग्र माध्यम का ऐसा पथ है, तरंगाग्र माध्यम का ऐसा पथ है, ऐसा पथ है जिस पर माध्यम के सभी कण समान कला में होते हैं, जिस पर माध्यम के सभी कण क्या होते हैं बच्चों, समान कला में कंपन करते हैं, सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। तो बच्चों ऐसा जो पथ होता है, बिंदु पथ, उसको हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। इस बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों तरंगाग्र। इस बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर तरंगाग्र की परिभाषा होगी, तरंगाग्र को समझा दिया। अब हमें इसमें क्या करना है बच्चों, अपवर्तन की व्याख्या करनी है। तो अपवर्तन की व्याख्या भी बच्चों हम करते हैं। हमारे पास साइन आई और साइन आर का मान हमारे पास यहाँ आ चुका है बच्चों। तो अब बच्चों हम क्या जानते हैं, अपवर्तन की परिभाषा से हम जानते हैं कि अपवर्तन किसके बराबर होता है बच्चों, वो होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों हम पहले माध्यम में अपवर्तनांक लिखेंगे। तो अपवर्तनांक हमारे पास बच्चों n1 कितना हो जाएगा, n1 हमारे पास होगा बच्चों C1 बटे वी के, यह C तो नियत होता है C बटे V1 के। इसी प्रकार बच्चों N2 किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास C बटे V2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास बच्चों किसके मान आ जाएंगे, अपवर्तनांक के मान आ जाएंगे। और साइन आई और साइन आर का मान हमने निकाला बच्चों। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए साइन आई बटे साइन आर कर देते हैं। जब साइन आई में बच्चों साइन आर का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, V2 बटे V1 प्राप्त हो जाएगा। तो V2 बटे V1 आया और V2 और V1 का मान हम बच्चों देख सकते हैं N1 और N2 में हमारे पास है। तो ये मान रखेंगे और ये मान रखकर जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास बच्चों कितना प्राप्त हो जाएगा, N1 साइन आई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा N2 साइन आर के। N1 साइन आई बराबर कितना प्राप्त हुआ बच्चों, N2 साइन आर के बराबर प्राप्त हुआ, जो क्या है बच्चों हमारे पास स्नेल का नियम है और यही अपवर्तन की व्याख्या करता है। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास, यह स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम है, यह स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम है। इस प्रकार बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर अपवर्तन की व्याख्या कर दी है। तो इस स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।